जय हिंद। पीसेस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग देखते हैं और ये डे फ्रेंड्स है, ये आपका 24 डे है, डे नंबर 24 यानी कि टेस्ट नंबर आपका 24 है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपका आज का क्वेश्चन करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न है, मॉडर्न हिस्ट्री है और आपका जो है यहाँ पे बिहार स्पेशल देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। प्लीज अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन होकर फ्रेंड्स इसका पीडीएफ ले सकते हो और आपके आने वाले एग्जाम बिहार पुलिस, बीपीएससी और यहां तक कि आपका वैकेंसी आ रहा है बिहार दरोगा का, तो उसके लिए प्लीज आप बने रहिए पीसीएस चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। देखिए कल का क्लास बहुत अच्छा, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते, तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज का देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के संदर्भ में निम्न से कौन से कथन सत्य है। देखिए अगर हम बात करते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग कब मनाते हैं तो 21 जून को मनाते हैं। और याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाना कब से प्रारंभ हुआ, 2015 से। 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना प्रारंभ किया गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हाँ 2015 से एक और दिवस हम लोग मनाना प्रारंभ किया, उसका नाम पता है क्या, उसका नाम है संविधान दिवस, जिसको विधि दिवस कहते हैं। संविधान दिवस या विधि दिवस हम लोग 2015 से मनाना स्टार्ट किए थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जब 125वीं जयंती थी ना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जब 125वीं जयंती थी, तब से हम लोग संविधान दिवस या विधि दिवस हम लोग मनाना स्टार्ट किए थे। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाते हैं, ये ध्यान कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा कब मनाते हैं। चलिए देखते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के संदर्भ में देखते हैं क्या कि यह 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। बिल्कुल आपको सही है कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आयोजित योग सत्र में भाग लिया था, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसका आयोजन किया गया था कहां पे, तो विशाखापत्तनम में, याद रखें विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या इस वर्ष का विषय था, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 आपका सभी क्या है, सही है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं ना योग महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र में कहा किया गया, तो महाराष्ट्र के नासिक में किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा कि योग महोत्सव महाराष्ट्र में कहा किया गया था, तो नासिक में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। योग दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं, 2015 से मनाना प्रारंभ किए थे, ठीक है। हाल ही में रिचर्ड्स G7 शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिएगा कि यह 51वां G7 शिखर सम्मेलन जो कनाना साकिस में आयोजित किया गया था। देखिए कनाडा का एक शहर है, याद रखिएगा कि G7 जो आपका G7 2025 में जो सबमिट हुआ, इसको 51वां G7 था। इसमें ना कनाडा में हुआ था, कनाडा का एक शहर, इसका नाम है कनाना साकिस में आयोजित किया गया था। आपका बिल्कुल सही है, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, सही है कि जो यह 51वां G7 शिखर जो था 2025 में किया गया था, वो सम्मेलन कनाना साकिस में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा सुरक्षा के आउटरीच सत्र में भाग लिया था, तो देखिए बिल्कुल सही है कि नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा सुरक्षा के आउटरीच में भाग लिया था, ठीक है। भारत वर्ष 2008 में G7 में सदस्य, बिल्कुल गलत है। देखिए भारत जो है ना G7 का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2, इसको 3 को क्या कर लीजिएगा, 2 कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं G7 की, सुनिएगा G7 की स्थापना कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा कि G7 की जो स्थापना हुआ था ना, स्थापना हुआ था 1975 में। G7 की स्थापना कब हुआ था, 1975 में हुआ था। एक फ्रांस के राष्ट्रपति जिनका नाम है बेलरी जिस्कार्ट, याद रखिए बेलरी जिस्कार्ट जो थे वो फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्या हुआ था कि G7 की स्थापना किए थे, ध्यान रखिएगा। ये G7 पहले G7 नहीं था, पहले G8 था, लेकिन याद रखिएगा कि रूस को क्या कर दिया गया, G7 से क्या कर दिया, बाहर कर दिया, क्योंकि रूस ने क्रीमिया पर आक्रमण कर दिया था, इसीलिए G8 से रूस को हटा दिया था G7। अब ये G8 क्या हो गया, G7 हो गया, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि G7 में सदस्य 7 देश शामिल कौन कौन है, इसका ट्रिक मैं आपको कितना बार बता चुका, मैं फिर से बता रहा हूँ, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद कीजिए, आगे तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जीजा जी कई बार, याद रखिएगा, जीजा जी कई बार फ्रांस और अमेरिका गया, याद रखिएगा। अब देखिए ज से हो जाएगा जर्मनी और ज से हो जाएगा जापान, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क से हो जाएगा आपका कनाडा, ई से हो जाएगा इटली, ब से हो जाएगा ब्रिटेन और र से आपका रूस है, जिसको हटा दिया गया था, ठीक है ना। उसके बाद फ्रांस और अमेरिका गए, तो याद रखिएगा जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ये 7 देश है जो G7 में शामिल है। तो जीजा जी कई बार फ्रांस और अमेरिका गए। अगर आप कंटिन्यू जुड़े होंगे फ्रेंड्स तो आपको पता होगा कि मैं इसको कितना बार बता चुका, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2 कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या HDI, याद रखिएगा HDI का जो संकल्पना किसने दिया था, महबूब उल हक ने दिया था, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स, सुनिएगा ब्रिक्स की अगर हम बात करते हैं ब्रिक, पहले ब्रिक था, ये BRIC था, ब्रिक की स्थापना याद रखिएगा जिम ओ नील ने किया था, याद किसने, तो जिम ओ नील ने क्या होता कि ब्रिक्स की स्थापना किया था, ये ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कोरिया की सरकारी यात्रा पर गए थे। कोरिया की सरकारी यात्रा पर गए थे और इस यात्रा और कोरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य है। देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि कोरिया में गए थे तो दोनों देशों के बीच में असेनिया परमाणु ऊर्जा से संबंधित हस्ताक्षर किए थे, बिल्कुल गलत है। दोनों देशों के बीच में ना सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित हस्ताक्षर किए गए थे। याद रखिए सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा। कोरिया पश्चिमी यूरोपियन संघ का हिस्सा है लेकिन नाते का मतलब कि क्या, लेकिन नाटो का नहीं। नाटो लिख लीजिएगा, नाटो इस थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, नाटो का नहीं है, तो ये आपका गलत है। देखिए कोरिया जो है ना पश्चिमी यूरोपियन नहीं बल्कि पूर्वी यूरोपियन का संघ है, लेकिन ये नाटो का भी देश, तो दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका है कि कोरिया समुद्र तट में स्थित एक देश है, तो बिल्कुल आपका सही कि कोरिया जो है समुद्र तट में स्थित एक देश है, तो केवल आपका 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 2 आपका गलत हो जाएगा। अगला 4 नंबर की केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव ने हाल ही में किस उद्यान संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो किसका किया? तो याद रखिएगा कतरनी घाट बागान उद्यान का केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने उद्घाटन किया है। कतरनी घाट बागान उद्यान ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में यह है। अगर हम बात करते हैं कि नागल होल सुरक्षा ये कहाँ है? तो कर्नाटक में है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो आपको उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय वायुसेना ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हाल ही में वायुसेना स्टेशन पर रवाना हुए। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? देखिए यह मिशन फ्लोरिडा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र में प्रक्षेपित किया गया था, तो बिल्कुल सही है कि यह मिशन जो है ना अमेरिका के फ्लोरिडा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र में प्रक्षेपित किया गया था। इस मिशन में भारत, पोलैंड, हंगरी और अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री शामिल हुए, तो बिल्कुल आपको सही कि इस मिशन में भारत थे, पोलैंड, हंगरी और अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला आईएसएस में जाने वाले दूसरे भारतीय थे, बिल्कुल आपका ये भी सही है कि राकेश शर्मा के बाद, यानी कि राकेश शर्मा कब गए थे? तो राकेश शर्मा गए थे 1984 में, 1984 में राकेश शर्मा गए थे, जब उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, ये ध्यान रखिएगा। अभी जो शुभांशु शुक्ला जो गए हैं इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 2 3। और याद रखिए क्वेश्चन आया था कि राकेश शर्मा और शुभांशु शुक्ला के बीच में कितने वर्षों के बाद शुभांशु शुक्ला गए थे अंतरिक्ष पे? तो याद रखिए 41 वर्ष के बाद। कौन कितने? तो 41 वर्ष के बाद गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि शुभांशु शुक्ला ने आईएसएस आगमन का समाचार हाल ही में मेरे पास आ रहा है, इस घटना के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? शुभांशु शुक्ला गगनयान मिशन नहीं होगा बल्कि आपका एक्सियोम मिशन, याद रखिए इसको लिख लीजिएगा, एक्सियोम 04 मिशन। एक्सियोम 04 मिशन के तहत क्या हुआ था कि माध्यम से आए मतलब गए थे, ये ध्यान रखिएगा। एक्सियोम 04 मिशन के तहत ये गए थे और फाल्कन 9 रॉकेट से गए थे, ठीक है। सभी अंतरिक्ष यात्री को फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था, बिल्कुल आपका सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 आपका सही है, 1 आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि जून 2025 में नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ध्यान रखिएगा उलान बटार में, यानी कि मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का 17वां संस्करण का आयोजन किया गया था। और ध्यान रखिएगा ये नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास जो ना भारत और मंगोलिया के बीच में इसका आयोजन किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं खंजर, एक याद रखिए खंजर अभ्यास जो है, खंजर 12वां संस्करण है इसका मतलब ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं साइक्लोन की राजस्थान में किया गया था इसका आयोजन, भारत और मिस्र के बीच में। साइक्लोन भारत और मिस्र यानी कि जिसको इजिप्ट कहते हैं, भारत और मिस्र के बीच में इसका आयोजन किया गया था। जीमेक्स भारत और जापान के बीच में। अगला 8 नंबर कि संघाई संयुक्त संगठन के रक्षा मंत्रालय की बैठक 2025 हाल ही में हुई है और इस संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? अब देखिएगा यह बैठक चीन के किंगदाओ, इसको किंगदाओ कर लीजिएगा, किंगदाओ में आयोजित किया गया था, बिल्कुल आपका सही है। संघाई संयुक्त संगठन का आयोजन चीन के किंगदाओ में किया गया था। संयुक्त उद्यम में सीमा पर आतंकवादी संगठन का भी उल्लेख किया गया था। देखिए अगर हम बात करते हैं कि संयुक्त उद्यम में सीमा पर आतंकवादी संगठन का भी उल्लेख किया गया था, ये भी आपका सही है। भारत ने संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, बिल्कुल किए थे, ये आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कौन सा सही हो जाएगा? देखिए यहाँ पे भी 2 कर लीजिएगा, 1 और 2 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर हम एससीओ की बात करें, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, एससीओ की स्थापना हुआ था 2001 में, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा भारत इसमें शामिल हुआ था। भारत कब शामिल हुआ था? 2017 में भारत इसमें शामिल हुआ था। 2017 में भारत शामिल हुआ था और पाकिस्तान भी 2017 में शामिल हुआ था एससीओ में, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 9 नंबर कि हाल ही में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
देखिए यह 25वीं बैठक जो वाराणसी में आयोजित की गई थी, बिल्कुल आपका सही है कि ये वाराणसी में आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव गोविंद ने मोहन की थी, बिल्कुल गलत है, गोविंद के मोहन ने नहीं की थी, ठीक है ना। बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बदलाव में भाग लिया गया था, ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3 आपका सही है, ये ध्यान रखिएगा, 2 आपका गलत हो जाएगा। 3 नंबर की विदेशी ब्यूरो सीबीआई ने देश में ऑपरेशन चक्र 5 संचालित किया गया था, यह संबंध किससे है? तो साइबर अपराध से। ऑपरेशन चक्र 5 किससे संबंधित है? साइबर अपराध से, साइबर अपराध से सीबीआई। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्थापना हुआ था 1963 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अभी अध्यक्ष कौन है? तो प्रवीण कुमार सूद अभी क्या है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। और भारत पोल जो है ना, भारत पोल पोर्टल ना, ये याद रखिएगा सीबीआई का और गृह मंत्रालय का है, भारत पोल पोर्टल। अगला 11 नंबर के हाल ही में रॉयल्स उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के देश में वार्षिक शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? नाटो का देखिएगा हम, यह सम्मेलन हेग नीदरलैंड में आयोजित किया गया था, बिल्कुल आपका सही है। और इसकी तैयारी अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, बिल्कुल गलत है, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं की थी। वर्ष 2035 तक रक्षा व्यय में को 5% तक वृद्धि पर सहमत बनी है, बिल्कुल आपका सही है। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 आपका सही है। अगर हम बात करते हैं क्या, सुनिएगा, अगर हम बात करते हैं कि नाटो 2024 का सब्मिट, याद रखिएगा नाटो 2024 का जो सबमिट हुआ था कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था, ध्यान रखिएगा अमेरिका में हुआ था। अगर हम बात करते हैं नाटो में वर्तमान में 32 देश है, जिसमें से 31वां देश कौन है? तो फिनलैंड है, और 32वां देश कौन है? तो स्वीडन है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि नाटो का 2026 में जो सबमिट होगा कहाँ होगा? तुर्की में होगा, कहाँ होगा? तुर्की में 2026 का सबमिट नाटो कहाँ होगा? तो तुर्की में आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। जून 2025 में भारत के 2 ऐतिहासिक आर्द्रभूमि स्थलों की सूची में शामिल किया गया, इस संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? देखिए दोनों को जोड़ा गया आर्द्रभूमि स्थल गुजरात में नहीं बल्कि राजस्थान में। याद रखिए किसको? तो राजस्थान में, जो मतलब 2 आर्द्रभूमि को शामिल किया गया राजस्थान में। भारत में रामसर स्थल कितने हैं? तो 91 हो गया, पहले 89 था, बढ़ के 2 हो तो 91 हो गया, ठीक है। भारत में कुल भूमि का लगभग 5% आर्द्रभूमि, तो ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है, आपका जो एक क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा रामसर साइड कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। 13 नंबर के संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रालय की बैठक 2025 हाल ही में हुई थी, इस संदर्भ में इनमें से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये कहाँ हुआ था? किंगदाओ में हुआ है। और याद रखिए भारत में संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और संयुक्त उद्यम में सीमा पे आतंकवादी संगठन का भी उल्लेख किया गया था, ये आपका सही था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 आपका दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 14 नंबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहाँ किया हल्दी बोर्ड का उद्घाटन? कहाँ किया था हल्दी बोर्ड का उद्घाटन? तो याद रखिए तेलंगाना के निजामाबाद शहर में क्या हुआ था कि हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया था, किसने? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। गठन हुआ था हल्दी बोर्ड का कब? तो 2023 में इसका गठन हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की मिजोरम की राजधानी आइजोल, इसको थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए। आइजोल हाल ही में रेल नेटवर्क से जुड़ी है, उत्तर पूर्व में निम्न से कौन सी राजधानी से अभी तक रेल नेटवर्क की यात्रा से जुड़े हुए हैं? तो इम्फाल हो गया, शिलोंग हो गया और कोहिमा, ये सभी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 आपका सभी क्या है? जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर देखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। भारतीय अर्थव्यवस्था चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए अमेरिका, चीन, जापान नहीं होगा बल्कि जर्मनी भारत की अर्थव्यवस्था से बड़ी है, तो ये आपका सही है। जर्मनी होगा, जापान नहीं होगा, जर्मनी होगा। भारत का सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान में $4 ट्रिलियन से अधिक है, बिल्कुल आपको सही है। IMF के अनुसार भारत अगले 2 वर्षों में 6% से अधिक की वृद्धि दर्ज करने वाला अखंड देश है, तो बिल्कुल आपका सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, और याद रखिए 1 आपका गलत है। अगर हम बात करते हैं ना विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसका है? तो अमेरिका का है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसका है? अमेरिका है। उसके बाद कौन है? तो अमेरिका के बाद चीन है, चीन के बाद कौन है? तो जर्मनी है, जर्मनी के बाद अपना देश भारत है, चौथे 5वें स्थान पर कौन है? जापान है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा भारत का एक लक्ष्य रखा गया 2030 तक। भारत ने कहा कि 2030 तक हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ के क्या होंगे कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, ध्यान रखिएगा, बड़ी अर्थव्यवस्था। अगर हम बात करते हैं ना कि भारत सरकार 2025 तक का लक्ष्य है कि भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन होगी, ये 2025 तक लक्ष्य 5 ट्रिलियन करने का। अगला 70 नंबर की बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निम्नलिखित में से किस नागरिकता के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता? तो आधार कार्ड के रूप में नहीं स्वीकार किया गया। तो क्या ही बोले आधार कार्ड को नहीं स्वीकार किया जाएगा, मतलब आपको पहचान पत्र ही चाहिए। 80 नंबर क्या कि 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया है? देखिए 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया रियो डी जेनेरियो, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। अगर हम देखिए ब्रिक्स समिट 2025 ब्राजील में, एससीओ समिट 2025 चीन में, G7 समिट 2025 कनाडा में, G20 समिट दक्षिण अफ्रीका में, और क्वाड 2025 समिट कहाँ हो जाएगा? तो भारत में होगा। अगला 19 नंबर की 3 जुलाई 2025 को अमेरिका सदन द्वारा पारित व्यापक कानून का नाम क्या है? देखिए
3 जुलाई 2025 को अमेरिकी सदन द्वारा पारित व्यापक कानून का नाम है आपका वन बिग ब्यूटीफुल बिल, वन बिग ब्यूटीफुल बिग। 20 जुलाई 2025 को जुलाई 2025 को पीएम मोदी ने त्रिनाद और टोबैको से मिलने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? तो इस पुरस्कार का नाम है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद और टोबैको, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर की 1 जुलाई 2025 को रॉ के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो पराग जैन को। रॉ के सचिव के नियुक्त में किसे नियुक्त किया था? पराग जैन को नियुक्त किया गया है। 22 नंबर के स्थलों को निशाना बनाया गया। देखिए ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है, तो इसके बीच में ना अमेरिका ने ईरान के स्थल जो है फोर्डो, नतांज और इस्फहान पे क्या बनाया? इसको निशाना है, बहना ने ध्यान रखिएगा, अमेरिका वालों ने बनाया इसको। अगला 23 नंबर क्या कि जून 2025 में संघर्ष के दौरान ईरान से भारत द्वारा शुरू किए गए नक्सी मिशन का नाम क्या है? देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि जून 2025 में संघर्ष के दौरान ईरान से भारत द्वारा शुरू किए गए निकासी मिशन का नाम है ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर की भारत में 3000 रुपए की कीमत वाले फास्टैग आधारित वार्षिक पास कब लॉन्च किया जाएगा? तो 15 अगस्त 2025 को ये लॉन्च किया जाएगा, ये ध्यान रखिए। 25 नंबर की जून 2025 में कनाडा में पीएम मोदी ने किस शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? तो याद रखिए G7 शिखर सम्मेलन। G7 शिखर सम्मेलन में क्या हुआ था कि कनाडा में भाग लिया था किसने? तो ध्यान रखिएगा भाग लिए थे नरेंद्र मोदी ने। आसियान शिखर सम्मेलन कब 2025 में होगा? मलेशिया में। कहाँ होगा? तो मलेशिया में होगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ होगा? तो ब्राजील में होगा, ब्रिक्स ब्राजील में होगा। G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा। और कनाडा में पीएम मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। 26 नंबर की 15 जून 2025 को उत्तराखंड के हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद किस विमान कंपनी का परिचालन निलंबित कर दिया गया? तो याद रखिएगा आर्यन एविएशन, आर्यन एविएशन कंपनी को क्या कर दिया गया कि इसको परिचालन को निलंबित कर दिया गया है। 27 नंबर क्या कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1920 को। ये दूसरा है, याद रखिएगा। व्यापार संघ को राष्ट्रीय स्तर पर गठन करने के लिए किया गया है, वो किसके प्रथम प्रधान कौन थे? तो लाला लाजपत राय क्या थे? इसके प्रथम प्रधान थे लाला लाजपत राय। आपको पता है कि लाला लाजपत राय को 1928 में सैंडर्स की लाठी से लगने के कारण इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि मोपिल्ला विद्रोह कब हुआ था? मोपिल्ला कहने का मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह होता 1921 में और ये केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था और ये हुआ था 1921 में हुआ था, ये ध्यान। किसान विद्रोह, एक मोपला विद्रोह किसान विद्रोह। 29 नंबर क्या कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे राजा राम मोहन राय। याद रखिए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि 1815 का एक डेट याद रखिएगा, आत्मीय सभा। सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किया था, उसके बाद 1828 में राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। और ध्यान रखिएगा एक आपका याद रखिएगा 1829 में सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं मिर्ताल अखबार जो है राजा राम मोहन राय का था, ये ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक, आपको पता है कि भारतीय शांति का जनक वैलेंटाइन सिलोन ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक को कहा था। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेषों सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए थे। जिन्होंने गठन किया था किसका? तो इसका इन्होंने गठन किया था, किसका गठन किया था? तो याद रखिएगा इसका गठन इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था, ध्यान रखिए। 1918 में मोंटफोर्ड सुधार पर कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूटकर उन्होंने गठन किया था, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और स्वराज पार्टी तो आपको पता है कि 1923 में कांग्रेस से अलग होकर कांग्रेस से इस्तीफा देकर 1922 में इस्तीफा दिया था, ठीक है ना। और 1923 में क्या हुआ था कि मोतीलाल नेहरू और CR दास क्या हुआ था कि स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। इसका अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे। 31 नंबर आपका कि 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने पर बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो किसने की थी? तो दरभंगा के राजा ने। दरभंगा के राजा ने क्या हुआ था ना कि अंग्रेज से बोला था कि हम नहीं जमीन में देंगे कांग्रेस को अधिवेशन करने के लिए। तो दरभंगा महाराज, बिहार के दरभंगा महाराज बोले क्या ठीक है, हम जमीन को पैसा से जमीन खरीदते हैं और आपको कांग्रेस का अधिवेशन करने की अध्यक्षता देते हैं। तो याद रखिएगा कि यही जो थे दरभंगा के महाराज जो थे वो क्या किए थे कि इसके अध्यक्षा करने के लिए जमीन दिए थे। और उसके अध्यक्षता किसने किया था? जॉर्ज यूले ने। पहला अंग्रेज था जॉर्ज यूले। याद रखिए पहला अंग्रेज कौन था? जॉर्ज यूले ने, जो कांग्रेस की अध्यक्षता किया था जो 1888 में, ये ध्यान रखिएगा। अगला आपका 32 नंबर की भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों के मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? ध्यान रखिएगा वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने गुप्त संगठन अंग्रेजों को मुकाबला करने के लिए अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना किया था, वीडी सावरकर ने, ध्यान रखिएगा। मंगल पांडे को पता है, मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? तो 8 अप्रैल
को फांसी दिया गया था मंगल पांडे को। खुदीराम बोस को याद रखिए, सबसे कम उम्र में फांसी दिया गया था खुदीराम बोस को, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने। याद रखिएगा कि सचिंद्र नाथ सन्याल ने वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापना किया था, ध्यान रखिएगा। सचिंद्र नाथ सन्याल 1924 में HRA की स्थापना किए थे और सक्रिय सदस्य कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर कि भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था? रेड से मतलब लाल कुर्ती किसने आरंभ किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिसको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो भारत से अंग्रेजों को कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स बोलिए या लाल कुर्ती बोलिए, लाल कुर्ती आंदोलन किसने चला था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और याद रखिए खान अब्दुल गफ्फार खान से क्वेश्चन आता है कि प्रथम विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था उनको खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद, याद रखिएगा कि बिहार में एक 1940 में का अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किए थे, ये ध्यान रखिएगा। और लाल कुर्ती दल बनाने वाले यही थे, कौन? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ही थे। अगला 35 नंबर 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? देखिए लंदन में 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनय दामोदर सावरकर ने किया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन हाउस की स्थापना लंदन में किया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन समझिएगा कि 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? विनय दामोदर सावरकर ने। लेकिन श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्या किया था ना, कि याद रखिएगा इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किया था, किसने? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 नंबर की गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? देखिए गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। आपको पता है कि 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 तक चला था प्रथम महायुद्ध। गदर क्रांति याद रखिएगा, गदर क्रांति की गदर पार्टी सुनिएगा कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था, कहां पे था? सैन फ्रांसिस्को ने। किसने किया था? तो सोहन सिंह भाखना ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किया था। लेकिन याद रखिए 1913 में क्या होता है कि पंजाब में लाला हरदयाल ने किया था गदर पार्टी की स्थापना। पंजाब में किसने किया था? लाला हरदयाल। 37 नंबर है कि बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था का स्थापना किया गया था? तो ध्यान रखिएगा मुजफ्फरपुर में बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में गोल्डन लीग नामक संस्था का स्थापना मुजफ्फरपुर में किया गया था। 38 नंबर की बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर ब्रज की तरह गिरा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विषय में कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन को पता है कि 1905 में होता बंगाल विभाजन हुआ था, ध्यान रखिएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। चित्तरंजन दास आपको पता है कि 1922 में बिहार में जो दूसरा अधिवेशन हुआ था गया में, और 1922 की अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। 39 नंबर की प्रथम भारत संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? देखिए प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं होम रूल आंदोलन, तो यह था 1916 में। होम रूल आंदोलन की स्थापना एनी बेसेंट और तिलक ने किया था। एनी बेसेंट मद्रास ने और तिलक ने पुणे में स्थापना की थी होम रूल की स्थापना, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि साइमन कमीशन भारत में आया 1928 में, एक बार आया था फरवरी में और एक बार आया था अक्टूबर में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। साइमन कमीशन 2 बार भारत में आया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट 40 नंबर की, इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत उत्थान हुआ था? किस काल में हुआ था? तो आपको पता है वही बंगाल के विभाजन के विरोधी आंदोलन में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन में ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाया गया था, अमार सोनार बांग्ला। याद रखिए स्वदेशी आंदोलन में ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला गया था स्वदेशी आंदोलन में, ये ध्यान रखिएगा। 48 नंबर की 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो ध्यान रखिएगा कि स्वराज का जो झंडा फहराया गया था उन्होंने दादा भाई नौरोजी के द्वारा क्या हुआ था ना कि स्वराज का झंडा 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में स्वराज का झंडा फहराया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एओ ह्यूम का, तो बोलता है कि कांग्रेस का स्थापना एओ ह्यूम ने किया था। ये स्कॉटलैंड के थे, कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। अगला 42 नंबर की मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो याद रखिए ये जो हस्ताक्षर हुआ था 1916 में इसका हस्ताक्षर हुआ था, याद रखिएगा। 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे, ध्यान रखिएगा। 43 नंबर के साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग कब स्वीकार किया था? साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था 1913 में। मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा।
सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में किया गया था मुस्लिम लीग की स्थापना। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर की 1906 ईस्वी में मिट्टी से मिट्टी नहीं होगा, मिंटो होगा, इसको सही कर लीजिए। मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों को शिष्टमंडल ने प्रश्न की थी। क्या प्रश्न की थी? तो प्रश्न की थी कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन किया जाए। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर के पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन के नेतृत्व में किसने किया था? देखिए, पाकिस्तान को ना अलग राज्य आंदोलन के नेतृत्व में मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और ध्यान रखिएगा कि 1939 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुक्ति दिवस मनाया था पाकिस्तान ने। याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में मुक्ति दिवस मनाया था। 1940 में पाकिस्तान की मांग किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी 1940 में। 46 नंबर की निम्न से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, और इसके जनक कौन है? तो मिंटो द्वितीय है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर के निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना से में नहीं था? देखिए, बाल गंगाधर तिलक का है, एनी बेसेंट का है और एम सुब्रमण्यम अय्यर का है। टी.एस. ऑलकॉट का इसका संबंध जो है ये होम रूल लीग अंदर से नहीं है। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुआ था। मैं आपको बताया था कि पुणे में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मद्रास में किए थे। अगला 48 नंबर की किस अधिनियम में होम रूल समर्थन अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे? तो याद रखिएगा, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे? तो कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कर रहे थे। 49 नंबर के बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास के विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो याद किया, बतक मियाँ। बतक मियाँ ने क्या हुआ था कि जो चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जब आए थे ना, तो एक कैप्टन इरविन था, उन्होंने बोला था कि जाइए जहर दे दीजिए महात्मा गांधी को, तो उन्होंने जान बचाया था ऐसा करके। ठीक है, 50 नंबर की निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? तो कौन सा आयोग तैयार किया? चार्ल्स आयोग। चार्ल्स आयोग ने क्या किया था ना कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम चार्ल्स आयोग ने क्या किया था कि सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान देते चार्ल्स आयोग ने। अगर हंटर आयोग की बात करते हैं तो हंटर आयोग का संबंध शिक्षा से है, उसका जलियांवाला बाग से भी है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं मैकाले आयोग, ये 1833 में है। देखिए, मैकाले आयोग आया था 1833 में, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इसका गठन हुआ था 1834 में, इसका गठन हुआ था। और ध्यान रखिएगा, मैकाले आयोग का संबंध अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, अंग्रेजी शिक्षा। अगला 51 नंबर की भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था। लॉर्ड कर्जन में बंगाल अभियान हुआ था, कर्जन के समय में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 52 नंबर की ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। रास गुफ्तार पत्रिका इन्हीं चलाया था, दादा भाई नौरोजी ने रास गुफ्तार पत्रिका। अगला 53 नंबर के भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपवहन का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिए, दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन्स ऑफ वेल्थ, दादा भाई नौरोजी ने इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में दिया था। ठीक है ना, और बताए थे कि जो अब एक इन्होंने बताया था 21 रुपए प्रति व्यक्ति आय जो है भारत के हैं, इन्होंने बताया था, सबसे पहले आकलन किया था इन्होंने। अगला 54 नंबर की भगवत गीता के अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो चार्ल्स विलिंगसन था। चार्ल्स विलिंगसन जो था ना, तो भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन था। देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, विलियम जोन्स। आपको पता है कि अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास की रचना है, अभिज्ञान शकुंतलम, इसको ये संस्कृत में था, इसको अंग्रेजी में अनुवाद ना विलियम जोन्स ने किया था, विलियम जोन्स। जेम्स प्रिंस को पता है कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला सबसे पहले यही है, जेम्स प्रिंस 1837 में पढ़ा था अशोक के शिलालेख को ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, आपको पता है अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है? तो पुरातत्व सर्वेक्षण के पिता कहा जाता है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, मैच करना है तो आपको पता है कि सीमांत गांधी कहते हैं इनको, दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध व्यक्ति कहते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहते हैं। तो अगर इसको मैच करना हो तो क्या मैच करेंगे? ए का 2 हो जाएगा, बी का सी का 1 और आपका डी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर की रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो भारत भाग्य विधाता। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन जो सर्वप्रथम जनवरी 1912 में भारत भाग्य विधाता से मतलब कि प्रकाशित हुआ था। और याद रखिएगा, भारत भाग्य विधाता कहा गया था, किसे पता है? याद रखिए, कहा गया था जॉर्ज पंचम को भारत भाग्य विधाता से संबोधित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। 57 नंबर के वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? देखिएगा, तो बर्लिन में स्थापना किया था चंपाकरम पिल्लई ने। याद रखिएगा, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो चंपाकरमन पिल्लई ने की थी। अगला 58 नंबर की लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा
जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, तो 1878 में, याद रखिए 1878 में कर दी गई थी लॉर्ड लिटन के द्वारा। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था लॉर्ड लिटन ने 1878 में। ठीक है, आर्म्स एक्ट भी लाया था 1878 में, लॉर्ड लिटन में ही लाया था। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश याद रखिए, इल्तुतमिश बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या है? देखिए यहाँ पे दो आंसर होगा, पहला होगा पटना गया, दूसरा होगा पटना भागलपुर। बीपीएससी कहा है पटना भागलपुर होगा, और एनसीईआरटी कहता है पटना गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सी देख लीजिएगा, दोनों आपका दो जो अच्छा लगे वो टिक कर लीजिएगा। ठीक है, 61 नंबर की किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिया था? देखिए किस सुल्तान ने, तो याद रखिए फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला 62 नंबर की बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? देखिए बिहार छात्र परिषद का गठन जो किया गया था ना, वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। ठीक है, 63 नंबर की मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिएगा कि मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिएगा इसका नेतृत्व जो किया था वो श्री कृष्ण सिंह ने, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है 1930 में, दांडी मार्च के बाद ही शुरू हुई थी। और ध्यान रखिएगा श्री कृष्ण, आपको पता है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण थे। और देखिए फ्रेंड्स लास्ट में ना कुछ होमवर्क सुन के जाइएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पीडीएफ के बारे में बताऊंगा, तो प्लीज आप एक बार जरूर सुन के जाइएगा। ठीक है, 64 नंबर की पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन को दायित्व किसने सौंपा गया था? देखिए पटना में स्थापित अनुशीलन समिति के जो शाखा का संचालन का दायित्व ना, ये सचिंद्र नाथ सन्याल को सौंपा गया था। अनुशीलन समिति का स्थापना 1913 में किया गया था। आपको पता है कि जयप्रकाश नारायण के बारे में 1902 में इनका जन्म हुआ था, सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था, और 1979 में इनका देहांत हो गया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? तो ध्यान रखिएगा इनका संबंध बेगूसराय से। हाँ, तो इनका संबंध जो था वो किस जिले से था? सॉरी, देखिएगा तो इनका जो संबंध था वो बेगूसराय जिले से था। किसका? तो दिनकर जी का संबंध, रामधारी सिंह दिनकर। आपको पता है 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी पुस्तक के लिए उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को। 67 नंबर के अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? देखिए अंग्रेज पूछा जा रहा है, डच नहीं, तो 1651 कीजिएगा। अगर डच पूछे तो 1632 कीजिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा, आराम से क्वेश्चन को पैसेंस रख के बनाएगा। ठीक है, अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में 1651, पहले तो डच बनाया था 1632 में, तो राइट आंसर दोनों हो जाएगा, बी मतलब राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? लखनऊ युद्ध में किया था नाना साहब को मदद। अगला 69 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल प्रशासन स्थापित हो गया था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिए 1757 में। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, और कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। अगला क्वेश्चन 70 नंबर की बिहार का एकमात्र जिला कौन जहां इरी रेशम का उत्पादन होता है? तो भागलपुर, सिल्क सिटी कहते हैं भागलपुर को, सिल्क शहर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और बिहार का मैनचेस्टर गया को कहते हैं। बिहार का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो गया को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। ठीक है ना, और ध्यान रखिएगा पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद को कहते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है कहां पे? तो मधेपुरा में स्थित है। अगला 72 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा नदी बिहार में सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है? तो महानंदा जो है ना, ये बिहार में सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है, वेस्ट बंगाल और बिहार के सीमा पर है महानंदा नदी। 73 नंबर क्वेश्चन है कि 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो एमजी हैलेट थे। 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे एमजी हैलेट थे। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा ना होमवर्क सुन लीजिएगा, एक बार सुनिएगा। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो आपका करंट अफेयर्स ना जून का पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, अब देखिए अब ना आपका मैं एक करंट अफेयर्स भेजूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देखिएगा ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा, इतना अच्छा करंट अफेयर्स है। ठीक है, ये पेड कोर्स के लिए है, तो प्लीज मैं आपको आज आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा करंट अफेयर्स। आपको जनवरी से लेकर वहां पे आपको जून तक का करंट अफेयर्स मिलेगा, जनवरी से जून तक का करंट अफेयर्स है। आपको पढ़ना क्या है उसको मैं पीडीएफ भेजूंगा, तो ध्यान रखिएगा करंट अफेयर्स पेज नंबर 1, 2, 3 यानी कि जनवरी मंथ का पढ़ के आइएगा। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं, ये तो गया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, ये पढ़ के आइएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की, अगर हम बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो नाभिकीय रसायन, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है आपको? नाभिकीय रसायन पढ़ना है, और फिजिक्स में पढ़ना है सरल आवर्त गति, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बिहार स्पेशल की बात करते हैं, पेज नंबर 167, 169, 170 तक ज्ञान बिंदु का जो बिहार स्पेशल उसको आप पढ़ के आइएगा। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।